नमस्कार दोस्तों। एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक की वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है। यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई-बहन जो अभी तक वीडियो को नहीं देख पाए हैं दोस्तों, तो बहुत मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को सभी जितने प्रैक्टिस सेट है ना 10 प्रैक्टिस सेट सभी को आप देख लीजिए। ठीक है। दोस्तों आप इसे फ़ास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके पास 1x 2x 3x आपके पास जितना एक्स लगाना है दोस्तों, सब एक्स लगा दीजिए, लेकिन वीडियो को बहुत स्पीड में देख लीजिए। एक वीडियो आपको 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएँगे, यानी कि आपके पास 100 वीडियो है, 100 मिनट यानी करीब 1 से डेढ़ घंटे के बीच में आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है? तो इस वीडियो को आप देख कर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दिखाए गए परिपथ के लिए I इन एम्पीयर का मान कितना होगा? तो दोस्तों आपके पास जो परिपथ दे रखा है, सर्किट दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि इन एम्पीयर का वैल्यू कितना होगा, आपको इसका जवाब बताना है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 3 एम्पीयर प्लस 1 एम्पीयर कितना होगा? 4 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युतशीलता होती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है जिसकी सर्वोत्तम विद्युतशीलता होती है? बताना है, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा तो चांदी की दोस्तों क्या होती है, विद्युत चालकता होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है? लेकिन दोस्तों हम चांदी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चांदी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि महंगा चीज़ है, इसका यूज नहीं करते। इसके साथ हम लोग कॉपर का यूज करते हैं या एल्युमिनियम का यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं, बाकी चांदी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो चांदी है ना, ये सर्वोत्तम विद्युत का चालक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद रडार का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा रडार के बारे में। तो रडार दोस्तों क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपको पता है कि रडार किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितनों को इसका आंसर पता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यानी कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है ना, इसके बारे में कौन सा कथन दे रखे हैं सत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों इस ऑप्शन में ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 3 ऑप्शन गलत होगा। आपको एक आंसर सही होगा, उसी को ढूँढ कर निकालना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि विजातीय आवेश एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं। दूसरा के पास ऑप्शन दोस्तों कि सजातीय आवेश एक-दूसरे को आकृष्ट करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। अगला है कि दो विजातीय आवेशों के मध्य कोई बल विद्यमान नहीं होता है और चौथा आपके पास है कि दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, ठीक है? तो दोस्तों आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, सॉरी सत्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा, यानी कि दो सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कि दो आवेश जब भी होगा सजातीय एक ही कैटेगरी का, तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन होगा। वहीं दोस्तों यदि प्लस माइनस रहता है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो आकर्षण होता है उसमें। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो सजातीय आवेशों का मध्य जो है ना प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, ये बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें कि विजातीय आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। दो विजातीय आवेशों के मध्य एक आकर्षण बल विद्यमान रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आवेश जो है मात्रक क्या होता है, वो एम्पियर सेकेंड होता है, या इसे कूलाम्ब भी कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो हाथ से हाथ जो विद्युत धारा है इसके प्रवाह को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्टेप पोटेंशियल, दूसरा के पास है टच पोटेंशियल, तीसरा के पास है औसत और चौथा है कोई नहीं। तो हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं टच पोटेंशियल। क्या कहते हैं? टच। जैसे हाथ से हाथ मिलाते हैं ना, टच करते हैं ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टच पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, आप तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस व आर्मेचर कंडक्टर का वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, क्यों? देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर है, ठीक है, इसके पोल फेस जो है और आर्मेचर कंडक्टर के बीच में जो वायु गैप एयर गैप रखी जाती है वो कम से कम रखा जाता है। तो एयर गैप क्यों रखा जाता है कम से कम? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो दोस्तों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर गैप को कम रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, हमें विद्युत धारा बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ से। तो ऑप्शन सी हमारा प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? और दोस्तों जो वायु अंतराल न्यूनतम रहने से क्या होता है, रिलक्टेंस की मात्रा कम होती है, अतः प्रबल चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है यहाँ पे। और साथ ही यदि पोल फेस चौड़ा होने से समरूप चुंबकीय क्षेत्र पूरे मोटर में
विकसित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है? तो दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है हमारे पास, इसकी रेटिंग कौन दर्शाता है आपको बताना है। तो रेटिंग से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अल्टरनेटर हो गया और आपके पास क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर हो गया। इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, केवीए में व्यक्त करते हैं, ठीक है। केवीए और एमवीए में इसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। दोस्तों केवीए क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है, और एमवीए क्या होता है, मेगा वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको हम बता दिए, केवीए में ही ज्ञात की जाती है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है कि एचपी दोस्तों क्या होता है, तो ये वाट यानी शक्ति का मतलब क्या होता है, एचपी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत कितनी होती है? तो दोस्तों जो 0 वाट होती है, अपने लोग कब अपने रूम में कब लगाते हैं, 9 वाट का लगाते हैं या 6 वाट का लगाते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 0 वाट की बात हो रही है। तो 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत कितनी होती है आपको बताना है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, तो 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत कितनी होती है, 5 से 7 वाट होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विद्युत आवेश के 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान रहता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश के 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 1 कूलम में दोस्तों आवेश होता है 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम यहाँ पे होता है 1 कूलम में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे कैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम किया जाता है, ठीक है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसका जवाब आपको बताना है। दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सीरीज फील्ड वाइंडिंग में संयोजित करेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में संयोजित कर देंगे तब जाके क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वार पर पृथक रहती है। तो एक सरल कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है। जो निम्नलिखित द्वार पृथक रहती है, तो किस पे पृथक रहती है आपको बताना है दोस्तों। तो ये पराविद्युत पे क्या होती है, पृथक रहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ऊर्जा रूपांतरण का कौन सा कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो ऊर्जा रूपांतरण का कौन सा ऐसा काम है जो डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों डीसी में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, यानी कि जो जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। यूं हम बात करें मोटर का, तो मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में चेंज करता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे होता है। यदि मोटर की बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा इसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं? तो दोस्तों देखिए, एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट, दोनों का आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट सर्किट दोस्तों हम बात करें तो शॉर्ट सर्किट में क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना होता है तब किस वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट करेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं, निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं, और ओपन सर्किट में क्या करते हैं, उच्च वोल्टता वाली इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट किससे होता है, कॉपर से किया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण हेतु लो वोल्ट है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ, शॉर्ट सर्किट के निम्न वोल्ट लो वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो ओपन सर्किट के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हाई वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, शॉर्ट सर्किट परीक्षण रेटेड वोल्टेज 15 से 20% पर करते हैं, और इस परीक्षण द्वारा कुल कॉपर हानि को ज्ञात किया जाता है। यानी शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं हम लोग, कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। किसके लॉस को, कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम को सवाल बनता है यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन अनुसार देख लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड सॉरी दोस्तों, क्या है, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर किसकी होगी, हाँ, जिसकी सबसे छोटा की हम बात करें ना अगर, तो देखिए हम हाँ सही बता रहे थे हम, यदि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो ट्रांसफार्मर बड़ा होगा, ठीक है। वो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो ट्रांसफार्मर क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज़्यादा होगी, वो ट्रांसफार्मर क्या होगा, छोटा होगा। अब ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, 700 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रही है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी जितना, वो उतना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी
जितनी कम होगी वो उतना जो सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, छोटा ट्रांसफार्मर होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे होगा। तब सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 700 हर्ट्ज है, किसी भी ऑप्शन में इतना नहीं है। अगर इसी ऑप्शन में कहता है, इसी क्वेश्चन में कहता है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो दोस्तों ये क्या होता है, 50 हर्ट्ज वाला क्या होता है सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदल करके निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है ना एक ब्रीदर इस्तेमाल करते हैं, और ब्रीदर का काम क्या होता है कि नमी को सोखना। और नमी इसमें दोस्तों किसके द्वारा सोखा जाता है नमी को, सिलिका जेल के द्वारा इसको सोखा जाता है। ठीक है, तो सिलिका जेल दोस्तों जब ये मतलब कि नॉर्मल अवस्था में रहता है ना, तो ये नीला होता है यानी कि ब्लू होता है। लेकिन जब इसे नमी को सोख लेता है, जब नमी को सोख लेगा तो इसमें क्या होगा, गीलापन आएगा। तो नमी को सोखने के बाद इसका कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दोस्तों देखिएगा आप लोग, तो ये दोस्तों कैसा होगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा, गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं दोस्तों, तो आपके पास सवाल है, ये सूत्र है। आप देखिए कौन सा कथन सही दे रखा है। 3 कथन तो गलत ही होगा, एक कथन सही होगा। आपको वही चूज करना है जो सही है यहाँ पे। तो डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, वी आई साइन फाई होता है यहाँ पे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यही आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, वी आई साइन फाई। बाकी ये सभी यहाँ पे गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बुकोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है किस किस डैश के कारण। दोस्तों बुकोज रिले भी आपने पढ़ा होगा। बुकोज रिले में जो माल फंक्शनिंग होता है किसके कारण से होता है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, जो बुखोर रिले होता है ना, ये ट्रांसफार्मर के सभी प्रकार के आंतरिक दोषों से सुरक्षा करता है। ठीक है, और एक सवाल और पूछता है यहाँ पे कि जो बुखोर रिले होता है इसकी ये कहाँ पर स्थापित रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कंजर्वेटर एवं मुख्य टैंक के बीच में जुड़ा होता है। जो बुखोर रिले होता है ना, ये कंजर्वेटर और जो मुख्य टैंक होता है मेन टैंक, इसी के बीच में जुड़ा होता है कौन सा, बुखोर रिले। इसका काम क्या होता है, तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसके जो आंतरिक दोषों को सुरक्षा प्रदान करना बुखोर रिले का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बुकोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है किसके कारण, तो ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे माल फंक्शनिंग होगा। ठीक है, यानी माल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है, खराबी होना होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इनमें से कौन एक इंसुलेटिंग पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ होगा, सोना होगा क्या, कभी नहीं दोस्तों। पेपर हो, कॉपर होगा क्या, नहीं। चांदी होगा, नहीं। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग पदार्थ कहते हैं, यानी कुचालक कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेपर क्या है, कुचालक है। बाकी स्वर्ण चांदी और कॉपर ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं किससे बने होते हैं। तो दोस्तों ये हेल्थ एंड सेफ्टी का सवाल हमारे पास है। इसमें कह रहा है कि ऐसा दस्ताना जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं उससे वो किससे बने होते हैं, आपको इसका जवाब बताना दोस्तों। तो वो रबर का बना होता है। ठीक है, रबर का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये जो एलिमिनेट चैप्टर का सवाल हमारे पास है, तो ऐसा कौन सा होल्डर है जिसका इस्तेमाल लैंप को लटकाने के लिए किया जाता है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो पेंडेंट होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी लैंप को लटकाने के लिए पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है, जो 3 पिन सॉकेट में हम क्या करते हैं, अर्थ जो है अर्थ पिन को मोटा रखते हैं। आपने देखा होगा इस चीज को अपने बोर्ड में, अभी भी आप देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें अर्थ पिन को मोटा क्यों करते हैं, ऐसा करने का कारण क्या है। तो दोस्तों ऐसा करने का कारण है कि प्रतिरोध को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन को मोटा रखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, तो एसी परिपथ जो होगी, एसी सर्किट में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो किस प्रकार की होगी, आपको बताना है। दोस्तों ये क्या होती है, एसी परिपथ में जो होती है करंट की दिशा क्या होती है, पल पल बदलते रहता है। ठीक है,
पल पल क्या होता है, बदलते रहते हैं। लेकिन जो एसी करंट होती है ना, वो क्या होता है, बदलते रहता है। जबकि दोस्तों डीसी करंट जो होती है ना, वो क्या होती है, स्टैटिक यानी कि अस्थायी होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और जो एसी करंट होती है वो क्या होती है, हमेशा पल पल बदलती रहती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में एसी करंट यूज नहीं करते हैं, बैटरी में क्या होता है, डीसी करंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु कौन सा हो। यानी कि धारिता का मान मापने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, उस ब्रिज का नाम आपको बताना है क्या है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे धारिता का माप मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग धारिता के माप को मापने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों धारिता का जैसा ही मतलब क्या होता है ना, वो सी वोल्ट होता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड समकक्ष यांत्रिक मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी। ठीक है, तो मैकेनिकल डिग्री आपको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है, क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास 2 थीटा ई बटे कितना हो जाएगा, पी। तो यहाँ आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा आपके पास, 14 बटे कितना, 4, 2 दो दूनी 4, 2 14 यानी 7 डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी गति पर तुल्यकालिक मोटर चलती है। दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है, वो किस गति पर चलती है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये तुल्यकालिक गति पर चलती है। ठीक है, जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो क्या करती है, तुल्यकालिक गति पर चलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और सिंक्रोनस गति की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एस बराबर होता है 120 एफ बाई क्या होता है, पी। हमने आपको कई बार बता चुका है, आपको ध्यान में अब होगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र वोल्टेज स्थिर रख करके जब समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल क्या हो जाता है। देखिए, संधारित्र वोल्टेज स्थिर रख करके, ठीक है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट क्षेत्रफल को हम बढ़ा देते हैं तो प्लेटों के बीच का बल जो होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों क्या होता है, ये अधिक हो जाता है। क्या होता है, अधिक हो जाता है। ट्रांसफार्मर एक डैश है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या है, एम्पलीफायर है क्या, नहीं दोस्तों। गतिज मशीन है क्या, दोस्तों गतिज मशीन तो है ही नहीं। ट्रांसफार्मर में कोई गति घूमने वाला भाग होता है क्या, नहीं होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्थैतिक मशीन होता है, यानी कि घूमने वाला पार्ट इसमें कोई भी नहीं रहता, ये स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की गतिशील हिस्सा नहीं होती। इसमें दोस्तों इसकी हानि भी होती है ना, बहुत ही कम होती है अन्य मशीन की अपेक्षा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ट्रांसफार्मर की को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु क्रोड को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो एडी करंट भंवर धारा शक्ति को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको लेमिनेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, डैश को ट्रांसफार्मर की एडी करंट से रक्षित हेतु क्रोड को किससे बनाया जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। किससे, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। और दोस्तों इस हानि के कारण क्या होती है, ट्रांसफार्मर काफी गर्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको इस्तेमाल हम लोग अस्थायी चुंबक के बनाने के लिए करते हैं। पीतल है, गर्म लोहा है, इस्पात है और तांबा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इस्पात का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अस्थायी चुंबक के बनाने के रूप में। ठीक है, इस्पात का इस्तेमाल करते हैं। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो उनका ध्रुव बल भी दुगुना किया जाता है, तो उनके बीच का सामर्थ्य दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का सामर्थ्य की हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कि दो ध्रुवों के बीच दूरी को दुगुनी कर देंगे और उनका ध्रुव बल भी दुगुना कर देंगे तो उसके बीच की सामर्थ्य क्या होगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे किसी ऐसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 किलो वोल्ट एम्पियर है और रिएक्टिव शक्ति 12 kVAr है। देखिए रिएक्टिव शक्ति को हम किसमें व्यक्त करते हैं, kVAr में व्यक्त करते हैं, और जो आभासी शक्ति है दोस्तों उसको हम अपने kVA में व्यक्त करते हैं। तो परिपथ में वास्तविक शक्ति कितना होगा, आपको वास्तविक शक्ति बताना है कितना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ये जो आभासी शक्ति है ना इसको 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस में क्या कर दीजिएगा, जो रिएक्टिव शक्ति है इसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो रिएक्टिव कितना हमारे पास है, 12 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो आप इसे आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना आपके पास 256 होगा, और 256 का दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे,
256 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 16 किलो वाट यहाँ पे इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। धारा का कंडक्टेंस जी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों, जो धारा का जो कंडक्टेंस जी होता है, इसको हम कैसे निर्धारित करते हैं, आप सभी समझेंगे। आई बटे आर के रूप में से हम लोग निर्धारित करते हैं। अर्धचालक में कंडीशन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप कितना होता है? तो सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, वो कितना होता है आपको बताना है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कितना होता है आपके पास, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से किसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है? तो दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है? आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो अर्धचालक होती हैं सेमीकंडक्टर, इसी में क्या होता है, आपके कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ कौन सी होती है? देखिए, अशुद्धि जब भी मिलाते हैं ना किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डोपिंग करना कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखेंगे, वो होता है बोरोन। ठीक है, तो पी टाइप किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बोरोन का इस्तेमाल करते हैं डोपिंग के लिए। किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी में को चार्ज करती है? तो किस रूप में ऊर्जा जो है लेड एसिड बैटरी को चार्ज करती है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, ये लेड बैटरी को चार्ज करता है। कौन सा? यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हवा के किस ऊर्जा का रूपांतरण पवन चक्की करता है? तो हवा के किस ऊर्जा का रूपांतरण जो है पवन चक्की के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण क्या करता है दोस्तों, ये हवा का जो है ना गति ऊर्जा में चेंज करता है पवन चक्की। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि 100 वाट 200 वोल्ट का एक तापदीप्त लैंप बल्ब 220 वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विपरीत परिपथ हो जाए तब बल्ब क्या होगा? तो दोस्तों, बल्ब क्या यहाँ पे हो जाएगा, समान चमक से कम ग्लो करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किन दो फेजों के अंतर्विनय से घूमने वाला क्षेत्र की दिशा बदल जाती है? तो किन्हीं दो फेजों के अंतर्विनय से घूमने वाले क्षेत्र की दिशा यहाँ पे बदल जाती है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, किन्हीं भी दो फेजों की जब दिशा को हम अंतर्विनय करेंगे, तो घूमने वाला क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पे बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि सही कथन इंगित कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो सभी कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एवं शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिणामी फ्लक्स जो है दोनों का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, ये सभी क्या होते हैं? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के 3 प्रकार है। क्या क्या है? ओवर कंपाउंड है, लेवल कंपाउंड है और अंडर कंपाउंड। ये किसके उदाहरण है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एवं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का देखिए, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कंपाउंड के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के लिए सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, विक्षेपी घुमाव बल होता है, निरंतर घुमाव बल होता है, डैम्पिंग घुमाव बल होता है, यानी सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ होता है? दोस्तों, वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं वो किस प्रकार का जोड़ होता है? ये होता है अस्थाई जोड़ होता है। क्या होता है? अस्थाई, परमानेंट जोड़ होता है वेल्डिंग। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट और मशीन की रेटिंग क्या होती है? यानी जब हम फेज को बढ़ाएंगे तो समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या होती है? आपको बताना दोस्तों, ये क्या होती है? बढ़ जाती है। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आप सभी लोग देखेंगे, फेज अनुक्रम इंडक्टर के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। किस प्रकार की धारा ऑल्टरनेटर जनित करता है, यानी कि किस प्रकार की धारा जो है ना ऑल्टरनेटर उत्पन्न करता है, आपको बताना है दोस्तों। यानी कि ऑल्टरनेटर में किस तरह के धारा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो एसी धारा इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटर में, ए से एसी और ए से अल्टरनेटर। ध्यान रखिएगा, 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो दोस्तों, 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, कम होता है। 3 ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, सिंगल है तो कम होता कम होगा। ऑप्शन बी। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? दोस्तों, डीसी मोटर की जो यांत्रिक काम क्षमता होती है वो किस में दी जाती है? आपको ध्यान रखना होगा,
तो दोस्तों ये हम लोग BHP गुना 735.5/EI में हम लोग प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डीसी मोटर का फ्रेम किससे बना होता है? दोस्तों डीसी मोटर का जो फ्रेम होता है ना, डैश होता है। तो डीसी मोटर का फ्रेम जो है यहाँ पे जालियों से क्या होता है, बंद होता है। आपने देखा उस चीज को, जो डीसी मोटर होता है, फ्रेम जो होता है वो जालियों से बंद कर दिया जाता है। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? यानी एक उच्च प्रतिरोध है, ठीक है, और एक निम्न प्रतिरोध है। जब दोनों को एक साथ सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो मिश्रित प्रतिरोध बनता है वो क्या होता है, आपको ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उच्च प्रतिरोध से अधिक होता है, यानी कि एक लो को एक हाई को जोड़िएगा ना सीरीज में, तो क्या होगा, उच्च प्रतिरोध से क्या होगा, वो अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बढ़ते हैं आगे। क्या है कि 100 लपेटों वाली कुंडली का परिपक्वत्व 6 है। यदि लपेटों की संख्या बढ़ा करके 200 कर दी जाए और बाकी मात्राएं वही रहें तो परिपक्वत्व क्या होगा? तो परिपक्वत्व दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास? 24 हो जाएगा यहाँ पे। पीतल किसका मिश्रण होता है दोस्तों? आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान प्रश्न भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो पिताजी आपने सुना होगा पीतल के बारे में, पिताजी, यानी कि पिताजी पी से पीतल हो गया, और तो से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। तो तांबा और जिंक कहाँ पे है, देख लीजिए। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो तांबा और जिंक पहले ही ऑप्शन में है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के प्रकार होते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम किसके प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1.00049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। जैसे दी करने की गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। तो जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें किसका लेप चढ़ाते हैं आपको बताना है। दोस्तों हम लोग जस्ता का इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनाइजेशन के रूप में। निम्न से कौन सबसे अधिक भारी है? तो कौन से आप सबसे अधिक भारी हो जाएगा? तो दोस्तों जो अणु है ना, अणु यही क्या यहाँ पे सबसे भारी होगा। उसके बाद क्या होता है, परमाणु होता है। तरंग की आवृत्ति n, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा संचरण के वेग v के बीच संबंध क्या होता है? तो आपने से कई बार पढ़ा होगा दोस्तों, ये क्या होता है, n बराबर क्या होता है, v अपॉन लैम्डा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव कर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेशों की आवेश किसमें वृद्धि करते हैं? तो किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक जो दो आवेश होते हैं वो किसमें वृद्धि करते हैं आपको बताना दोस्तों। ये विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मानक तापमान और दाब डैश होते हैं। तो दोस्तों मानक तापमान और दाब की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। मानक तापमान होते हैं 273 केल्विन, और जो दाब होता है वो 1 atm होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा। यह किस प्रकार का ज्वाइंट है? एक ज्वाइंट दे रखा है आपके पास, कह रहा है कि किस प्रकार का ज्वाइंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बट ज्वाइंट है। क्या है ये? बट ज्वाइंट का प्रकार है। रेक्टिफायर वेल्डिंग में क्या करता है? तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में पूछे थे क्वेश्चन, बहुत लोगों ने जवाब दिया था उसका। कह रहा है कि रेक्टिफायर वेल्डिंग में क्या करता है। दोस्तों रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो एसी को डीसी में चेंज करना होता है रेक्टिफायर का काम। अगला क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तो दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग करते हैं इसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो वो होता है डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, और इसमें स्टेप डाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन भाई, यहाँ है। हाँ, वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक होती है? जब भी हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए कितना तापमान आवश्यक होती है? तो दोस्तों 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवश्यक होती है वेल्डिंग करने के लिए। निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने पर होल में फिनिशिंग नहीं होती है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखिएगा, रिमिंग अलाउंस उपयुक्त न होने की वजह से क्या होता है, इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। निम्न में से किस पर फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं? तो किस पर फाइलिंग करने के लिए डबल कट जो फाइल होती है इसका इस्तेमाल करते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, हार्ड बोर्ड पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। फाइल का हत्था लगा होता है, जो फाइल होती है दोस्तों उसका हत्था किसका बना होता है आपको पता है? ये दोस्तों टंग का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर में, मतलब टंग में लगा रहता है, सॉरी बना नहीं, टंग में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि उस रेती का नाम है जो चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है, उस रेती का नाम क्या है? दोस्तों उसे बोलते हैं हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। रेती पर सिंगल कट दांते कितने होते हैं? तो दोस्तों रेती पर जो सिंगल कट दांते कटे होते हैं वो कितने कटे होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 60 डिग्री पर कटे होते हैं। किस प्रकार के कार्य के लिए अर्ध गोल रेती का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार के कार्य के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्ध गोल रेती का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, कृत पृष्ठीय कार्य के लिए हम क्या करते हैं? अर्ध गोल रेती का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सी डिवाइस बाई डायरेक्शनल है परंतु इसमें गेट नहीं है? ठीक है,
तो दोस्तों आप देखिए डाइक जो है डाइक ये क्या है आपके पास बाय डायरेक्शनल है, परंतु इसमें क्या है गेट नहीं है। एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। क्या होता है एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑसिलेटर परिपथ में क्या होते हैं, तो दोस्तों ऑसिलेटर परिपथ जो है ना इसमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर जो है डीसी को क्या करता है एसी में कन्वर्ट करता है। आरसी फेज शिफ्ट दोलित्र द्वारा उत्पादित आवृत्ति निम्नलिखित व्यंजक से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आप उसे याद कर लीजिएगा। अगर है कॉमन कलेक्टर सीसी कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर कनेक्ट करने पर प्राप्त होता है, तो कॉमन कलेक्टर सीसी में जो कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे उच्च धारा मेन तथा उच्च इनपुट प्रतिरोध प्राप्त होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उच्च धारा गेन और उच्च इनपुट यानी कि दोनों उच्च ही होगा, उच्च धारा गेन होगा और उच्च इनपुट प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा एनपीएन ट्रांजिस्टर की वरीयता प्रदान की जाती है, यानी पीएनपी की अपेक्षा जो है ना एनपीएन को वरीयता दी जाती है, यानी प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों दी जाती है दोस्तों, इसका क्या कारण है, इसका कारण है उनकी स्विचिंग गति क्या होती है उच्च होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं प्राथमिकता देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के को दो पीएन संगम डायोड्स के तुल्य समझा जा सकता है, इसका संयोजन क्रम कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या होगा पी एन एन पी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमने आप सभी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को अपलोड कर दिया है, इसको आप बार बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके सवाल आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इस 10 वीडियो में तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में आपको हम बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, सबका एग्जाम क्लियर होगा। यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको दिक्कत है तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका दिक्कत खत्म हो जाएगी और आपको उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ट्रेड में पास कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।